सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के नागरिक शास्त्र के अध्याय 5, जिसका शीर्षक है लोकतांत्रिक अधिकार, इसके अभ्यास की। इस वीडियो में हम ये जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इस अध्याय को जानने के बाद, पढ़ने समझने के बाद आखिर इसके प्रश्नों के उत्तर देने में हम सक्षम हैं या नहीं है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इस अध्याय पर जो वीडियो बना हुआ है उसे ज़रूर देख लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? चलिए चारों विकल्पों को देखते हैं। सबसे पहले है बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण जो नहीं है हमें वो बताना है, ठीक है ना। तो क नंबर पर दिया है कि बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना। एक राज्य के मजदूर दूसरे राज्य के मजदूर में जाकर खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये मौलिक अधिकारों का उपयोग है, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि जो अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है उसे बताना है। तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना। आप जानते हैं कि ये भी उत्तर सही नहीं है, ऐसा भी मौलिक अधिकारों के उपयोग के अंतर्गत ही आता है। फिर ग नंबर पर क्या है? सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना। आप जानते हैं कि ये भी मौलिक अधिकारों के उपयोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर आ जाते हैं बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। आप जानते हैं कि ये मौलिक अधिकार में नहीं आता, इसके उपयोग का उदाहरण नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है। तो सही जवाब यही है, बच्चों के द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क नंबर पर है सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता। आप जानते हैं कि ये स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। आगे बढ़ने से पहले ही आप कह देंगे कि सर यही विकल्प सही है, क्योंकि शस्त्रों के साथ विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है, ऐसा कायदे से होना भी नहीं चाहिए, इसलिए ये नहीं है। तो ये हमारा सही जवाब है। तीसरे स्थान पर वैसे विकल्प जो दिया है वो क्या है कि सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, ये भी है। और संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता, ये भी संभवतः कहीं ना कहीं है। लेकिन जो ख नंबर पर दिया था कि सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? ये हमें बताना है। चलिए चारों विकल्पों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है काम का अधिकार, दूसरा है पर्याप्त जीविका का अधिकार, तीसरा है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार और चौथा है निजता का अधिकार। दोस्तों, ये जो सारे अधिकार दिए गए हैं इनको पढ़कर के ही हम सही विकल्प तक पहुंच सकते थे। सबसे सही विकल्प जो हमें दिखाई दे रहा है वो है ग नंबर पर दिया हुआ, जो है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार करना। ये भारतीय संविधान में भारतीय संविधान इसका अधिकार देता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये विकल्प हमें अधिक सही लग रहा है। आप जानते हैं कि ये सही है, आप समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती है। अब भाई ये तो हमें पहले इन स्वतंत्रताओं को पढ़ करके ही पता चलेगा, है ना। ठीक है, तो क नंबर पर क्या दिया हुआ है? अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये कौन से मौलिक अधिकार के तहत आती है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
इसके बाद दूसरे स्थान पर है जीवन का अधिकार, ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। फिर है छुआछूत की समाप्ति, ये है समानता के अधिकार के अंतर्गत निहित अधिकार। फिर है बेगार पर प्रतिबंध, ये है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निहित है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों ही उदाहरणों को आप समझ चुके हैं कि कौन कौन से अधिकार के अंतर्गत ये आते हैं। आप जानते हैं ना कि हमने जब ये अध्याय पढ़ा था तो इसको बहुत ही विस्तार से उस अध्याय में समझा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान उचित है, ये हमें बताना है। किसके बारे में? लोकतंत्र और अधिकारों के बीच जो संबंध है उसके विषय में। दोस्तों, अपनी पसंद के पक्ष में हमें कारण भी देना है। चलिए सबसे पहले क को पढ़ते हैं। हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। आप जानते हैं दोस्तों कि जब बात लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों की होती है तो ऐसा कहना बहुत सही होता है कि हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को क्या करता है? अधिकार देता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो यह विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। हमारा सही उत्तर क है, हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। यहीं से हम आगे लेकिन नहीं बढ़ेंगे, हमेशा की तरह बचे हुए दो विकल्पों को भी पढ़ लेते हैं। ख पर दिया हुआ था अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है और अधिकार देना अच्छा है, पर यह लोकतंत्र के लिए ज़रूरी नहीं है। आप जानते हैं कि ये बचे हुए दोनों ही विकल्प सही नहीं होते। ठीक है ना, जो उचित बयान के अंतर्गत आते हैं। किस विषय में? लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के विषय में। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? क वाला, हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? स्वतंत्रता अधिकार पर यह पाबंदियां क्या उचित हैं, ये हमें बताना है। अपने जवाब के पक्ष में हमें कारण भी बताना है। चलिए क नंबर पर पढ़ते हैं, क्या लिखा है? भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अब समझिए दोस्तों, देश की जो सुरक्षा है वो किसी नागरिक की स्वतंत्रता के अधिकार से कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है ना, और इसीलिए ये जो प्रतिबंध है ये बिल्कुल उचित है ना। ठीक है, सॉरी, अब ख पर आ जाते हैं। ख पर क्या है? स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। अब इसका भी उत्तर समझिए दोस्तों। कुछ क्षेत्र सांस्कृतिक या पारिस्थितिक रूप से हमें ये बताया है कि यहाँ पे कमज़ोर हो सकते हैं, जो कि वास्तविकता है, सही बात भी है। और इसीलिए क्या है कि जो बाहरी लोग हैं उनको ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है, इजाज़त नहीं है। ये प्रतिबंध भी बिल्कुल उचित है। मुझे उम्मीद है आप प्रश्न को समझ गए थे कि स्थानीय जो लोग होते हैं ना, उनकी हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में क्या है कि जो बाहरी लोग हैं उनको संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये बात भी ठीक है, उचित है ये प्रतिबंध जो किया गया है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं। क्या लिखा है? शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। अब समझिए दोस्तों, ये प्रतिबंध उचित नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए शासक दल का अगले चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगा देती है, तो ये जो है ये उचित प्रतिबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 6 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? मनोज के विषय में है कि मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने के लिए गया। वहाँ के किरानी ने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया और क्या कहा? झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो? तुम्हारी जाति का कोई कभी इस पद पर आया है? नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। इस मामले में मनोज की किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमें यह बताना है और मनोज की तरफ से जिला अधिकारी के नाम लिखे एक पत्र में इसका उल्लेख हमें करना है। अब समझिए दोस्तों, निम्नलिखित अधिकारों का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, कानून की नज़र में हर कोई समान है, कोई भी अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। जन्म के आधार पर किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अप्रत्यक्ष तरीके से अस्पृश्यता का अभ्यास कर रहा है और यह कानून की नज़र में एक अपराध है। अवसर के उनके अधिकार का भी यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो एक तो समानता का अधिकार का उल्लंघन हो गया और दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कैसे, इसको भी समझिए
दोस्तों, जब तक कि वह देश का नागरिक है, मनोज को किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार है। इन दो बिंदुओं को जिला कलेक्टर को अपने पत्र में इंगित किया जाना चाहिए, है ना, अगर हम लिखते हैं तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? प्रश्न क्रमांक 8 है, जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी बेटी AK बनर्जी नहीं लिख सकती। आप शादीशुदा हैं और आपको अपने पति का ही नाम देना होगा। अब वो क्यों गई थी? संपत्ति के पंजीकरण करवाने वाले रजिस्टर में ऑफिस में गई थी, वहाँ पर रजिस्ट्रार ने ऐसा कह दिया। ठीक है, फिर आपके पति का उपनाम तो राव है, इसलिए आपका नाम भी बदलकर मधुरिमा राव हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती? अब हमारी राय में इस विवाद में किसका पक्ष सही है और क्यों है, इसे समझते हैं उत्तर के रूप में। देखिए, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें ऐसा कहा गया हो कि कोई महिला अपने विवाहित नाम पर ही संपत्ति रख सकती है। दोस्तों, संविधान पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार देता है। इसलिए अगर मधुरिमा अपने मायके का नाम देना चाहती है, हालांकि विवाहित है, तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार यहाँ पर है। रजिस्ट्रार जो है वो थोड़ा सा पारंपरिक हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, जो कि ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जिक्र हो रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य से अपने प्रस्तावित विस्थापन का विरोध करने के लिए जमा हो गए और उनका कहना था कि यह विस्थापन उनकी जीविका और उनके विश्वासों पर सीधे हमला है। सरकार का दावा है कि इलाके के विकास और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उनका विस्थापन भी जरूरी है, यानी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भेज देना। जंगल पर आधारित जीवन जीने वाले की तरफ से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक पत्र, इस मसले पर सरकार द्वारा दिया जा सकने वाला संभावित जवाब और इस मामले पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, ये सभी हमें तैयार करना है। प्रश्न की गंभीरता को हम समझ चुके हैं, अब उत्तर की गहराइयों में उतरने की बारी है। चलिए उत्तर को भी समझते हैं। आदिवासियों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र जो लिखा उसमें क्या होना चाहिए ये समझिए। सबसे पहले, सरकार का प्रस्ताव मानव अधिकारों का उल्लंघन है ना। दूसरा, यह उनके जीने के अधिकार, उनकी मान्यताओं का पालन करने का अधिकार छीन रहा है। तीसरा, सदियों से जंगल उनकी आजीविका का साधन रहे हैं क्योंकि उन्हें वहीं रहने की आदत है, इसमें वो ढल चुके हैं। चौथा, उन्होंने यहाँ अपने अनुष्ठानों का अभ्यास किया है। फिर पांचवा, उनके लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया गया है। छठा, वन्य जीवों को कुछ नहीं हुआ है तो यह अचानक ब्याज क्यों? और लास्ट, विस्थापन उनके परिवारों, बच्चों और उनके भविष्य के लिए अनकहा दुख पैदा करेगा। अब सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया, इसे भी समझिए। पहला, सरकार ने 2 साल पहले लोगों को चेतावनी दे दी थी। दूसरा, अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई और वन्य जीवों की हत्या में खतरनाक वृद्धि हुई है। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा है। चौथा, लुप्त प्राय जातियों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। पांचवा, सरकार ने मुआवजे की पेशकश की है और वैकल्पिक स्थानों पर पुनर्वास का वादा भी किया है, यानी जो क्षेत्र दिए हैं, मुहैया करवाए हैं, वहां पर पुनर्वास का उनसे वादा फिर से कर दिया है। और अंतिम, पुरुषों को नौकरी की पेशकश भी सरकार ने यहाँ पर की है ताकि उनकी आजीविका पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, फिर अंतिम बच जाता है क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट। सबसे पहला, दोनों पक्षों की बात है। दूसरा, आदिवासियों की परंपरा, प्रथा और उनके पीछे दशकों का निवास स्थान है, यह उनकी दुनिया भी है और जीवन भी है। तीसरा, अचानक हटाने से वे भावनात्मक रूप से परेशान हो जाएंगे, उन्हें पर्यटक में बदल देंगे और उन्हें नौकरी या व्यवसाय में मजबूर कर देंगे जिनका उन्होंने कभी पालन नहीं किया। और अंतिम, सरकार वन्य जीवों के लिए अपनी चिंता में सही है। कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना उसका कर्तव्य है। शिकारियों का एक क्षेत्र दिवस होता है और हर दिन पर्यावरण को खतरा होता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है। सुझाव क्या दे सकते हैं, समझिए। स्थानांतरण होना चाहिए लेकिन धीमा।
अचानक नहीं। सबसे पहले सभी लोगों को आश्रय और व्यवसाय प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा जो है वो यहाँ की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही युवा पीढ़ी नए परिवेश और व्यवसाय में कदम रख सकती है। एक परिवार को बेघर नहीं किया जाना चाहिए और बिना कब्जे के साधन नहीं होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आपसे अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करिएगा ज़रूर अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी ज़रूर देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस अध्याय को। आप सभी के साथ जल्दी मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।